शिमला के हिस्ट्री देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले हम आपको देना चाहेंगे आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जब अचानक जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है शिमला की जो आकाशवाणी है वहां पर पहुंच गए। अब क्या कारण रहा और वहां पर पहुंचकर क्या चीजें हुई, उसके बारे में हम आपको अपडेट देना चाहेंगे। जी अनुराग ठाकुर जब आज जैसे ही कि आपको पता है कि यहाँ पर पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन चल रहा था, जी। तो उसमें भाग लेने के लिए शिमला आए थे। तो इस दौरान जो है पत्रकार वार्ता भी रखी गई थी ओम बिरला की तरफ से, जो लोकसभा अध्यक्ष है, फिर होटल पीटर हॉफ में। तो इसी दौरान जब सभी कार्यक्रम और सभी अतिथि जो है यहाँ से जाने लगे, तो उसी दौरान अनुराग ठाकुर जो है, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी है, तो अचानक जो है आकाशवाणी शिमला की तरफ मुड़ गए और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने देखी। और जो जानकारी हमें मिली है कि उन्होंने जो है एक एक जगह को जो है खंगाला, यहाँ तक कि वो वहाँ के जो स्टोर तक है वहाँ तक देखे गए कि कहाँ पर क्या व्यवस्था है, या कहाँ पर जगह को खाली रखा गया है, या किस जगह का किस रूप में जो है उपयोग किया जा रहा है। और उन्होंने जो वहाँ पे जो अधिकारी है उनसे जो है आकाशवाणी की जो वस्तु स्थिति है उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो व्यवस्था का जो जायज़ा लेने के लिए जो है आकाशवाणी गए हैं। और इस दौरान सूचना यह भी है कि उनको वहाँ पर कुछ खामियां जो है नज़र आई है। और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो है इन खामियों को दूर किया जाए, और इसको लेकर जो है उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। जी, तो हम कह सकते हैं कि निरीक्षण के बाद जो खामियां हैं वहां पर उन्हें नजर आई है। जरूर कुछ एक्शन उस पर जरूर लिया जाएगा। और इस तरह से औचक निरीक्षण करने के चलते हम कह सकते हैं कि वहां पर जो लोग भी मौजूद थे वो भी काफी हैरान रह गए कि जो खुद जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है वो वहां पर पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या जो फैसला है लिया जाता है और क्या क्या सुधार शिमला का जो आकाशवाणी है वहां पर किया जाता है। अगली जो बड़ी खबर है हम आपके सामने ये लेकर आए हैं वो ये है कि जेसीसी की मीटिंग होने वाली है 27 नवंबर को। तो उससे पहले ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो सरकार है उन्हें 2000 करोड़ का जो कर्ज है वो लेना पड़ा। जी हाँ। आपको पता है कि प्रदेश सरकार जो है इस समय कठिन, जो आप ये कह लीजिएगा कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। और जो कोविड का काल बीच में आया है, उससे जो प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो और ख़राब हो गई है। और जैसे प्रदेश सरकार पर इस समय दबाव है, पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करनी है, पंजाब की तर्ज पर जो है 11% डीए देने के लिए दबाव है। और इसमें से अभी तक हालांकि प्रदेश सरकार ने 5% डीए की किस्त जारी की है, जी। लेकिन अभी जो है अगर आप पंजाब का तुलना किया जाए, क्योंकि जो प्रदेश सरकार जो है पंजाब के जो वेतनमान है, या वहाँ पर जो डीए की किस्त या जो अन्य वित्तीय लाभ जो कर्मचारियों को दिए जाते हैं, उसके आधार पर ही प्रदेश सरकार आगे बढ़ती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो कर्ज जो प्रदेश सरकार ने लिया है, उससे कहीं ना कहीं जो जेसीसी में जो सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जाने की संभावना बड़ी है कि कहीं प्रदेश में जो कर्मचारी है उनको जो है वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती है, और डीए की किस्त भी जो है सरकार जारी कर सकती है। आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव रहे हैं उसमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में जो है सरकार अब किसी भी वर्ग से जो है ज़्यादा नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती, और पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें तो लागू करनी ही है, चाहे आप अभी निर्णय लें या थोड़ा बाद में जो है। और इस तरह से हम आपको जानकारी दें कि जो 2000 करोड़ का जो कर्ज है, ये सरकार की तरफ से लगभग 4 अलग अलग मदों में, यानी 500-500 करोड़ करके लिया जा रहा है। और ये अलग अलग अवधि है इसमें जो है जिसकी अदायगी की जानी है। और प्रदेश पर जो आप ये कह लीजिएगा, जो अब तक जो कर्ज का बोझ है, एक छोटा सा जो प्रदेश है हमारा हिमाचल प्रदेश, अब तक लगभग 63,000 करोड़ मतलब जो है कर्जा बढ़ चुका है। और वित्तीय हालात इस तरह से ख़राब है इस समय कि अगर आप पिछले जो अभी बजट सीएम का अभिभाषण उठाएं आप, तो उसमें जो है जो 100 रुपये जो है बजट का, उसमें से जो है 25 रुपये 31 पैसे सरकार को वेतन पे खर्च करने पड़ते हैं। पेंशन की बात की जाए तो पेंशन की अदायगी पर 100 रुपये में से 14.11 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
और इसके अलावा जो ब्याज अदायगी है उस पे जो है 10 रुपये खर्च कर रही है। ऋण अदायगी 6.64 पैसे, 6 रुपये 64 पैसे, यानी आप ये देख लीजिएगा जो सरकार ने पहले कर्ज लिया है, यानी कर्ज को लौटाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है। मतलब इस तरह के भी हालात प्रदेश में है, और उसके लिए बजट में जो है अलग से प्रावधान किया जाता है। और जो शेष राशि बचती है 100 रुपये में से 43.94 रुपये, वो जो है विकास कार्य पे खर्च होती है। यानी जो हमारे जो बजट का 100 रुपये है उसमें से सिर्फ जो 43 रुपये है वो प्रदेश में विकास कार्य, आप सड़क देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य या कोई भी जो है सरकार के जो कार्यक्रम है उस पर खर्च होता है। और ऐसे में प्रदेश सरकार को जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो, हालांकि आपने, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार ही कर्ज ले रही है, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो या जितनी भी सरकारें रही हैं, प्रदेश को जो है कर्ज के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। यानी 2013-14 वित्तीय वर्ष की बात हम करें तो उस दौरान जो है 2735 करोड़ जो है कर्जा लिया गया, और साल के अंत तक जो वित्तीय वर्ष रहा उस समय 31,442 करोड़ जो है प्रदेश पर कर्जा था। लेकिन जो है 14-15 में यह कर्जा जो है 35,151 करोड़ पहुंच गया। 15-16 में जो है 38,568 करोड़ पहुंच गया, और 2016-17 में है 44,423 करोड़ पहुंच गया। इसी तरह 17-18 में 47,906 करोड़ पहुंच गया, और 2018-19 में 50,773 करोड़ पहुंच गया, और 2019-20 की अगर हम बात करें तो ये 56,107 करोड़ पहुंच गया। और अब तक जो आप ये कह लीजिएगा जो प्रदेश सरकार पे जो कर्जा है वो लगभग 63,000 करोड़ का जो है आंकड़ा पार कर चुका है। जी जी, तो हम कह सकते हैं कि आज ये जो सूचना सामने निकल कर आई है कि 2000 करोड़ का अतिरिक्त जो कर्जा है वो यहाँ पर सरकार ले रही है। तो देखते हैं कि किस चीज़ के लिए आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली जो खबर है, अगली जो ज़रूरी खबर है उसको आपको उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। आज एक जो समीक्षा बैठक है वो सचिवालय में आयोजित की गई थी। जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। तो इसमें कुछ जो अहम फैसले हैं वो लिए गए थे। एक फैसला ये लिया गया था कि स्कूलों में अब जो 4000 एनटीटी की विभागीय स्तर पर और जो आउटसोर्स है उस पर नियुक्ति हो सकती है। और इसके अलावा जो सरकार है विभागों से दोनों विकल्पों पर जो है प्रस्ताव मांगा गया है। और इसके अलावा 4000 जो अध्यापक और मल्टीटास्क वर्कर के 8035 जो पद है वो भरे जा सकते हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विस्तार में आपको बताना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग में 4000 जो एनटीटी अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित की गई है, और इसके लिए विभाग ने जो ड्राफ्ट भी तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा भर्ती को लेकर सरकार ने विभागीय स्तर पर और आउटसोर्स दोनों विकल्प पर विभाग से प्रस्ताव मांगा है। और भर्तियां जो है ये एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही की जाएगी। और आज जो ये बैठक है सेक्रेटेरिएट में आयोजित की गई थी। शिक्षा मंत्री, जैसे कि हमने आपको बताया, गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, और विभाग की जो समीक्षा बैठक ये हुई है उसमें ये जो अहम फैसले हैं आज लिए गए थे। तो ये जो बैठक है इसमें जो शिक्षा सचिव हैं वो मौजूद थे, जो उच्च शिक्षा के निदेशक हैं, और इसके अलावा जो प्रारंभिक शिक्षा के जो निदेशक हैं वो भी वहाँ पर मुख्य तौर से उपस्थित थे। अब इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री है उन्हें इस चीज़ से भी अवगत करवाया गया कि वर्तमान में जो 561 नियुक्ति हुई है एनटीटी अध्यापकों की, तो उनको 1 अप्रैल 2006 से विभाग में शामिल कर लिया गया है, और उनका एक मामला जो न्यायालय में विचाराधीन भी अभी चल रहा है। और अधिकारियों ने उन्हें ये भी बताया कि विभाग में 4000 अध्यापकों की विभिन्न जो भर्तियां हैं वो की जानी है, जिसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा कॉलेज में जो होने वाले 555 पदों की भर्तियों का मामला लोक सेवा आयोग को भी भेज दिया गया है। और स्कूल प्रवक्ता के पदों को भरने का जो प्रस्ताव है वो शीघ्र लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। और इस दौरान टीजीटी के 922 पद भरे जाएंगे, और भाषा अध्यापक के 625, कला अध्यापक के 820, शास्त्री के 1182, पीईटी के 870 और मल्टीटास्क वर्कर के
835 जो पद हैं वो भरे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस पर जो हम कह सकते काफी अहम ये बैठक रही है, और जो पदों को भरे जाने को लेकर यहाँ पर अहम फैसला आज लिया गया है, तो रोजगार हम कह सकते हैं काफी लोगों को इससे मिल पाएगा। अगली जो बड़ी खबर है वो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज हॉली लॉज में लंच आयोजित किया गया था, और कह सकते हैं कि इसके जरिए एक जो शक्ति प्रदर्शन भी है आज कांग्रेस की तरफ से किया गया। जी हाँ। कांग्रेस में जो है काफ़ी समय से जो जैसे ही आपने देखा होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, तो एक नई ऊर्जा आप कह लीजिएगा कि कांग्रेस में देखने को मिली। और हॉली लॉज जो कभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे रहा करते थे, उनका जो आवास का जो केंद्र था, यहाँ पर बड़े नेताओं के आने जाने का क्रम हमेशा लगा रहता था। और एक जो शक्ति का जो आप ये कह लीजिएगा कि सियासत का एक केंद्र जो है वो बना रहता था। और जब भी वो मुख्यमंत्री भी रहे, उस समय भी वो इसी आवास पर रहते थे, और ओक-ओवर में वो नहीं रहते थे। लेकिन अब जब उनकी पत्नी जो है प्रतिभा सिंह फिर से जो है सांसद बनी है, तो एक बार फिर से जो है हॉली लॉज कह लीजिएगा आपकी जो है एक सियासत का जो है केंद्र बनता जा रहा है। और आज ये लंच रखा गया था उनकी तरफ से जीत के खुशी में, और इसमें कांग्रेस जो बड़े नेता है उनको जो है आमंत्रित किया गया था। इसमें जो मुख्य रूप से मौजूद रहे वो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधायक रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा, कौल सिंह ठाकुर, यानी जो कांग्रेस के आप ये कह लीजिएगा कि तमाम बड़े नेता और जो वर्तमान में जो विधायक है वो आज जो है हॉली लॉज पहुँचे। और इस दौरान जो है एक सियासत का केंद्र फिर से जो है हॉली लॉज हम बनता जा रहा है। जी जी, और वहाँ पर हमने जो तस्वीर देखी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहाँ पर मौजूद थे। और जैसे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं वाद विवाद चल रहा था, या जब पूर्व जो मुख्यमंत्री है जब वो जिंदा थे, और उस वक्त भी जो हम कह सकते हैं कि तनातनी जो चल रही थी सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके बीच में, तो अब जब पार्टी को सशक्त करने के लिए इस तरह की तस्वीरें भी हम कह सकते हैं वहाँ पर देखी जाए, ताकि आने वाले 2022 के लिए जो तैयारी हम कह सकते हैं पूरी तरह से एकजुट होकर जो कांग्रेस है यहाँ पर इस जी तरह का जो संदेश हम कह सकते हैं कि दिया जी जा हाँ, रहा है। निश्चित वीरभद्र सिंह जो है प्रदेश में कांग्रेस के ही नहीं, एक आप ये कह लीजिएगा कि पूरे प्रदेश में एक उनका एक बहुत बड़ा कद था। और प्रदेश में ही नहीं, केंद्र में भी उनका एक बहुत बड़ी और मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो है वीरभद्र सिंह का एक अपनी पहचान थी। और 3 बार वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और जहाँ तक सुक्खू का, हालांकि उनसे तनातनी जरूर उनकी चलती रही, लेकिन आप ये कह लीजिएगा कि वीरभद्र सिंह के रहते वो उनका कोई विकल्प या बन सकते थे, या इस तरह का उनके सामने वो आज के समय में कोई भी जो है आप कांग्रेस के किसी भी नेता को ले लीजिएगा, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। जी और इसी कारण जो है जो आप ये कह लीजिएगा जो दूसरी पंक्ति के जो कांग्रेस के जो नेता हैं जी वो जो है आगे भी नहीं बढ़ पाए। हालांकि अब जो है जैसे ही 2022 के जो चुनाव सामने आ रहे हैं, इस दौरान थोड़ी ज़रूर जो है कुर्सी के लिए रस्साकसी तेज हो गई है कि कांग्रेस को लगता है कि शायद वो सत्ता में वापसी करने की स्थिति में है। तो ऐसे में जो है ज़रूर जो है नेतृत्व की लड़ाई जो है कांग्रेस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी, तो एकजुटता यहाँ पर दिखाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, एकजुट है। इसी तरह का जो संदेश है यहाँ पर आज हम कह सकते हैं इस लंच जो आयोजित किया गया था उसके जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। अगली अपडेट आपको हम देना चाहेंगे कि जैसे हम आपको अपडेट करवा रहे हैं कि शिमला में 100 साल के बाद जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, और जिसमें देश भर से जो विभिन्न विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे, अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। और जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला वो मुख्य तौर से यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से एक जो ज़रूरी बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें, पहली ऐसी विधानसभा है जहाँ पर ई विधान चला जाता है, पेपरलेस जो विधानसभा की कार्यप्रणाली यहाँ पर चली जाती है। तो उनकी तरफ से ये बात कही कि 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि देश की सभी जो विधानसभा हैं उन्हें पेपरलेस किया जाएगा, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। ये बात उनकी तरफ से आज कही गई। जी हाँ। हिमाचल प्रदेश निश्चित तौर पर जो छोटा राज्य होते हुए ई विधान में जो है बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है।
और इससे जो है कितने जो है हजारों की संख्या में पेड़ कटने से बचते हैं। अगर आप पेपर का जितना कम प्रयोग करेंगे उससे जो है पेड़ जो है हमारे बचाए जा सकते हैं। और इसी को जो है लक्ष्य मानकर जो है आजकल डिजिटल का युग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है जब वर्चुअली वो बीते कल जो जुड़े थे तो उन्होंने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक साल के अंदर जो है ओम बिरला ने आज कहा भी, सभी जो जितने भी पीठासीन अधिकारी आए हुए थे विभिन्न राज्यों से, कि जो है 2022 तक जो है आप अपनी असेंबली को जो है पेपरलेस कर लीजिए। और इसके अलावा जो है विभिन्न जो यहाँ पे विषय भी है चर्चा के लिए आए, चाहे वो लोकतंत्र में जो है जिस तरह का जो वाद विवाद चलता है, टकराव की स्थिति सदन के अंदर उत्पन्न हो जाती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसके माध्यम से कैसे जो है जनहित से जुड़ी जो बातें हैं उनको सदन में उठा के उसका कैसे जो है सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार को मिल पाए, या जो पुराने पड़ चुके कानून है उनको कैसे जो है निरस्त करके उनकी जगह नए कानून जो आज के समय में प्रासंगिक है, इस तरह के जो है विषय को लेकर जो है सदन में चर्चा भी हुई। जी जी, तो अगली खबर हम आपको दे रहे हैं कि जैसे जो आज केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे थे इस सम्मेलन के लिए। तो उनकी तरफ से एक बात क्या कही गई, क्योंकि सदन में जिस तरह से हंगामा जो है हो जाता है, उसको लेकर एक बात यहाँ पर उनकी तरफ से कही गई है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ। अनुराग ठाकुर जो है पिछली बार भी जब आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद जो है जब उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया था स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ आए थे, उस समय भी मौजूद थे। लेकिन जो है उस समय उन्हें जो है बोलने का अवसर नहीं मिला। और उसका एक कारण है कि विधानसभा की अपनी नियमावली होती है। उस समय जो है हाउस को बुलाया गया था और जो विधायक तो जो थे पक्ष विपक्ष के, वो अपनी अपनी सीटों पे बैठे थे। तो ऐसे में जो है अनुराग ठाकुर को जो विशिष्ट दीर्घा जो है अतिथि दीर्घा आप कह लीजिएगा, वहाँ पर बैठे थे। तो एक जो नियमावली है उसके अनुसार वो उस समय बोल नहीं सकते थे। और इस बार जब जो है शताब्दी समारोह के अवसर पर जब यहाँ पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया तो उनको जो है मंच पे स्थान मिला और जो है उन्होंने भी जो है अपना पक्ष रखा। और उन्होंने एक बात कही कि जैसे विधानसभा में हंगामा होता है, पेपर फाड़े जाते हैं और इस तरह की कई बार शर्मसार करने वाली घटनाएं आपने देखी होगी। संसद में भी कई बार इस तरह की बातें हुई है और जो देश के जो दूसरे राज्य है वहाँ पर भी जो है इस तरह की कई बार देखा होगा आपने, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। तो इस तरह की घटनाओं पर जो है लोकसभा अध्यक्ष ने भी पहले अपने जो संबोधन में जो है चिंता जताई और अनुराग ठाकुर ने भी जो है पेपर फाड़ने वाली घटना को शर्मसार बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपने पेपर ही फाड़ने हैं तो इसके लिए आप सड़क पे भी फाड़ सकते हैं। मतलब उन्होंने इस तरह से एक जो कटाक्ष किया, जो इस तरह के जो अमर्यादित जो है आप सदन के भीतर अगर आपका आचरण रहता है तो वो सही नहीं है। और वो कहीं ना कहीं जो है वो बात जो है पीठासीन अधिकारियों ने भी जो यहाँ पे सम्मेलन में है सबने स्वीकार की और सब चाहते हैं कि अनुशासित तरीके से सदन चले, संसद चले, विधान पालिका चले, विधान परिषदें चले। लेकिन जो है इसके बावजूद भी है सदन में जो इस तरह की अशोभनीय हरकतें जो है कई बार हमारे को देखने को मिलती है। जी हाँ, और जिस तरह से सदन में देखा जाता है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी तरफ से वहाँ पर अनुशासनहीनता की जाती है, इस तरह के काम वहाँ पर की जाते हैं जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो इसको लेकर काफ़ी जो चिंता है यहाँ पर जताई और जो अध्यक्ष है लोकसभा के उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस इमेज को कि विधानसभा में जो लोग माफ कीजिएगा जो प्रतिनिधि वहाँ पर चुनकर जाते हैं उनका इस तरह का जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, उसे किस तरह से कम किया जाए और बिना किसी विघन के जो वहाँ पर असेंबली चलती है उसकी कार्यप्रणाली बिना किसी विघन के कैसे चलती है, इसको लेकर जो जरूरी हम कह सकते हैं कार्य किए जाने आने वाले समय में जरूरी है। जी हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और जो यहाँ पर इसको लेकर बाकायदा जो है सदन में प्रस्ताव भी लाया गया है कि किस तरह से जो है व्यवधान को कम किया जा सकता है। यानी आपने देखा होगा कि कई बार प्रश्नकाल ही जो जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, या आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात कर लीजिए या दूसरे विधानसभा की, तो कई बार जो है सदस्य जो है बीच में ही उठ के जो है स्थगन प्रस्ताव ले आते हैं और नियम 67 के तहत चर्चा की मांग करते हैं। हालांकि बहुत कम अवसर होते हैं कि जब इस तरह की चर्चा की अनुमति दी जाती है। हालांकि प्रदेश विधानसभा में ऐसा अवसर जो इतिहास में एक बार जरूर आया था, जब पिछला सत्र हुआ था विधानसभा का, तो उस समय जो है कोविड-19 को लेकर जो है पहली बार जो है नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति दी गई थी।
तो अगर आप हर विषय को लेकर जो है आप स्थगन प्रस्ताव लाएगा या पक्ष लाएगा या विपक्ष लाएगा, हालांकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात नहीं है क्योंकि यहाँ की जो असेंबली है, यहाँ पर 35 सीटिंग होती है और आप दूसरे किसी भी राज्य का उदाहरण उठा के देख लीजिएगा कि इतनी सीटिंग कहीं पे भी नहीं होती। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है कई मामलों में अनुकरणीय है, लेकिन जो है बीच में जो व्यवधान पड़ता है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर जो है सदन में चर्चा हुई। पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने तर्क भी दिए और इसको व्यवधान करने के लिए एक जो बात ये आई कि पक्ष विपक्ष को जो है आप विश्वास में लेकर बात कीजिएगा और किस तरह से जो है सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल सकती है। जी, तो जैसे कि आज आखिरी दिन था, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऐतिहासिक सम्मेलन, 82वां जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो क्या-क्या जो ज़रूरी चीज़ें आज यहाँ पर किन चीज़ों पर चर्चा की, उसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। जी हाँ। सदन की जो आप ये कह लीजिए पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन काउंसिल चैम्बर जो शिमला का ऐतिहासिक विधानसभा परिसर है वहाँ आयोजित किया गया, तो उसमें जो है 11 प्रस्ताव जो है प्रमुख रूप से जो है पारित हुए हैं। उसमें जो है सबसे जो पहला जो प्रस्ताव है कि साल में क्या 2 बार जो है इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। पहला सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हो, संसद वो तय करे कि कहाँ पे होना है, या संसद के परिसर में या जहाँ पर भी लोकसभा सचिवालय उचित समझे, मतलब नई दिल्ली में होना चाहिए। और दूसरा जो है राज्यों में किसी भी राज्य में वो आयोजित हो सकता है। तो अगर साल में जो है 2 बार इस तरह के जो सम्मेलन जो है आयोजित होते हैं तो निश्चित तौर पर इससे जो है विधान पालिका का है जो भला हो सकता है और इससे जो है जनता के प्रति जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि है उनकी जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। और इसके अलावा जो है सम्मेलन में कई प्रस्ताव आए कि सर्वश्रेष्ठ विधानसभा और जैसे का पुरस्कार दिए जाए। विधायकों को जो प्रशिक्षण की बात आई, कई बार आपने देखा होगा कि जो नए चुनकर विधायक आते हैं वो जो उनका आचरण कई बार इस तरह का होता है जो संसद की मर्यादा के प्रतिकूल रहता है। उदाहरण के लिए अगर आप कह लीजिएगा कि जब सभापति यानी अध्यक्ष जो है सदन में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो नए सदस्य होते हैं उनको जानकारी के अभाव में सीट पर बैठे होते हैं, तो एक आसन जो होता है उसके प्रति सम्मान और जो दूसरी जो एक विधायी जो संस्था है जो है उसकी जो नियमावली है उसका उनको सही तरह से पता चले, इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाए। यानी अगर कई बार आपने देखा होगा कि विधानसभा यहाँ जैसे शिमला की आप हिमाचल विधानसभा की बात कीजिए तो 1300 से अधिक जो है यहाँ पर कानून बन चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी कोई विधेयक पारित करने के लिए या चर्चा के लिए लाया जाता है तो उसमें से जो गिने चुने जो विधायक होते हैं, वरिष्ठ विधायक होते हैं या जो जिन्होंने लॉ स्नातक होते हैं, इस तरह के वही जो है चर्चा में भाग ले पाते हैं। इसका कारण ये भी है कि उनको जो है इतने वो अवेयर नहीं होते। तो जब इस बात को लेकर जो पिछले दिन भी जो है लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई थी कि जो विधायी कार्य है, जो कानून बनते हैं, चाहे वो संसद है चाहे अपनी विधानसभा है, उसमें जो है पार्टिसिपेट जरूर होना चाहिए। अगर पार्टिसिपेट जो है विधायकों का जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिक होगा तो कानून को जो है जनता की जो इच्छा के अनुकूल जो है वो बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो संसद की और आप देख लीजिएगा कि विधानसभा की जो विभिन्न समितियां हैं उनके जो काम को जो है कैसे सुधार हो सकता है, उसको जो है कैसे तर्कसंगत बनाया जा सकता है। एक जो एक मांग उठी शून्यकाल की, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इसकी मांग की जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रश्नकाल में व्यवधान इसलिए पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विधायक को लगता है कि मेरी बात अहम है और मुझे जो है यह बात सबसे पहले रखनी है, या कई बार पूरे विधायक दल को भी लगता है और विशेषकर विपक्ष की तरफ से इस तरह की मांग उठाई जाती है कि उनको जो है सबसे पहले प्रश्नकाल को स्थगित करके मौका दिया जाए। और इसके लिए कई बार स्थगन प्रस्ताव भी आता है और जब अनुमति अध्यक्ष पीठ की तरफ से नहीं मिलती जो है तो यहाँ पे जो है गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर शून्यकाल की व्यवस्था होती है तो ऐसे में जो विधायक जो है अपनी जो मांग है या अपने उसके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मांग है उसको जो है वो अपने प्रभावी तरीके से उठा सकता है। और यह एक ऐसी जो व्यवस्था है इसको लेकर गहन चर्चा हुई है, प्रस्ताव भी आया है और लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसके पक्ष में सहमति जताई है कि सभी अगर विधानसभाओं में इस तरह का हो तो इसको से को भी माध्यम से भी जो है जो आप व्यवधान को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा जो समय के साथ जो आपने देखा होगा कई नियम जो है कानून जो है जैसे कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी इसका उल्लेख किया कि जो है उनको जो है समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ राज्यों का उल्लेख भी किया कि वहाँ इस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन जो कई राज्य है वो जो है पुराने जो नियम है जो समय के साथ अप्रासंगिक आप ये कह लीजिएगा कि जिसका महत्व खत्म हो गया है, वो अभी भी जो है बने हुए हैं। और इस कारण जो है लोगों को कई बार दिक्कतें आती है। आप कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं तो अनावश्यक जो एक कानून जो है न्याय मिलने में जो है देरी हो जाती है, क्योंकि वो आज के समय के जो कहीं तर्क संगत नहीं रहते कानून। इसके अलावा जो है विधानमंडलों की जो नियमावली है, जो सभी जो संसद है कह लीजिएगा आप, जो विधानसभाएं हैं, नियमों में एक रूपता हो, यानी वन नेशन वन लेजिस्लेशन, जो जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने वर्चुअल संबोधन में भी कही। तो इसका पर भी जो है फोकस रहा, ये इस तरह का प्रस्ताव भी आया। फिर संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, संसद से लेकर जो है अपनी जो पंचायत है, यानी ग्राम सभा से लेकर संसद तक जो है जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको किस तरह से जो है जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है, उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। फिर और अनुशासन, शालीनता और जो मर्यादा में रहकर जो सदन में जो बात करने की होती है, वो तो निश्चित तौर पर प्रस्ताव आया ही है। और इस समय सबसे बड़ी जो आप ये कह लीजिएगा कि परेशानी का जो समय है वो यही है कि सदन की कार्यवाही, चाहे आप संसद कह लीजिएगा चाहे आप विधानसभाएं कह लीजिएगा, व्यवधान आता है। तो इस व्यवधान को कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें सबसे बड़ा सर्वसम्मत रास्ता यही है कि आप पक्ष विपक्ष को जो है दोनों जो है सहमति बने, तो इसका समाधान खोजने पर जो है विशेष बल दिया गया। और जी जो राज्यसभा के हमारे उपसभापति हैं, उन्होंने भी जो है एक आपने हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, उनकी एक पंक्ति का जो हवाला भी दिया कि अगर मैं एक पाँव रखता हूँ तो 1000 रास्ते निकल आते हैं। यानी अगर संवाद से जो है किसी भी समस्या का हल हो सकता है, और ऐसे में जो है आप जो है किसी ना किसी तरह से संवाद का रास्ता निकालिए, तभी जो है संसद और विधानसभाओं में व्यवधान को दूर किया जा सकता है। और ऐसे कई जो है आप कुल मिलाकर 11 प्रस्ताव सामने आए। जी जी, तो कह सकते हैं कि इन 2 दिवसीय जो सम्मेलन में यहाँ पर अलग-अलग चीज़ों को जो अहम मुद्दों पर जो चर्चाएँ यहाँ पर हुई है, तो उम्मीद करते हैं इससे पहले जो लोकसभा की अगर हम बात करें या फिर विधानसभा की हम बात करें, वहाँ पर ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं कि दिन हंगामों में निकल जाते हैं या फिर किसी चीज़ पे वाद-विवाद या इस तरह जैसे ट्रेंड हम आजकल देख रहे हैं कि वॉकआउट हो जाता है, किसी चीज़ पर अच्छे से चर्चा नहीं हो पाती है। ये जो ट्रेंड है ये खत्म हो और जो मुद्दे वहां पर जा रहे हैं जिन पर चर्चाएं होनी चाहिए वो अच्छे से जी हाँ। और वहां पर हो निश्चित सके। तौर पर, क्योंकि राष्ट्रपति आप कह लीजिएगा जो संवैधानिक जो पद है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, राज्यपाल के अभिभाषण पे हंगामा हो जाता है। और इस बात पे भी को लेकर भी फोकस किया गया कि क्या जो है हम जो है जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे, अपना राज्यपाल अभिभाषण दे, और जो प्रश्नकाल है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जो है विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े या जो प्रदेश या राष्ट्रहित से जो जुड़े जो क्वेश्चन है वो संसद और विधानसभाओं में जब जो पूछते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, वहाँ कम व्यवधान किस तरह से बढ़ पड़े, उसको लेकर जो है हालांकि सहमति जरूर बनी है, तो कैसे दूर किया जा सके, इस तरह इसको लेकर जो है चर्चा हुई है। जी, तो अगली अपडेट से पहले विनोद धीमान जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी हमें मौका मिलता है हम करुणामूलक संघ का जो मुद्दा है हम ज़रूर इसे उठाते हैं। और जो जो आपके जॉब का जो है इतने समय से आप लोग यहाँ जी पर हाँ। राजधानी की अगर हम बात करें, आप लोग राजधानी में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इसको लेकर जो कमेटी भी बनाई गई थी सरकार की तरफ से, और आने वाले समय में सरकार क्या इस पर सामने लेकर आएगी उसको लेकर हम अपडेट आपको ज़रूर कराएंगे। और फिर से अगर हमें मौका मिलेगा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर सरकार से डायरेक्ट इस बात को उठाने का, तो ज़रूर आपका ये जो मुद्दा है उठाया जाएगा। और अगली अपडेट की तरफ हम चलते हैं। जुब्बल कोटखाई से ये जो खबर है सामने निकल कर आ रही है कि आखिरकार जो वहाँ की जो भाजपा की टीम है वो तैयार हो चुकी है, क्योंकि जब जो चेतन बरागटा है उनके वहां से हम कह सकते हैं कि जब आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के बाद से हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो उनके साथ लोग हैं
उनके सपोर्ट में निकल गए थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से। और जो आला अधिकारी और जो बड़े नेता हैं जब वहां पर पहुंचे थे, उनकी तरफ साफ तौर पर कहा गया था जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उन्हें ही जो वहां पर कार्यकारिणी बनाई जाएगी उसमें स्थान मिलेगा। तो अब जो अपडेट है वहाँ की, नए जो मंडल है वहां पर बन चुका है और भाजपा की जो नई टीम जुबल कोटखाई में बन चुकी है। कौन कौन लोग उसमें शामिल है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे? जी हाँ। भाजपा की जो नई टीम जो है जुबल कोटखाई में बन के तैयार है। इससे पहले जो आप ये कह लीजिएगा जो पुरानी टीम थी वो चेतन बरागटा के साथ चली गई थी। गोपाल जबेक उस समय अध्यक्ष थे। तो उसके बाद जो है पार्टी की तरफ से निष्कासन भी हुआ सबका, और पार्टी ने एक सख्त संदेश भी दिया कि जो है जिनको हमने निष्कासित किया है या जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका जो है अब जो है वापसी नहीं होगी। तो जो नई टीम बनी है उसमें उमेश शर्मा को जो है मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनको जो है कहा गया था कि आप समयबद्ध जो है अपनी नई टीम को बनाइए। और इस टीम में जो है उनकी तरफ से जो शामिल किए गए हैं उसमें जो है आपके यशपाल, शोभा, अजय भेट्टा और गाजटा, उनको जो है महामंत्री बनाया गया है। इस तरह दलीप चौहान जो है, रविंद्र सिंह रावत है, मोहन चौहान है, खुशीराम है, खुशीराम कपाल्टा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुशील चौहान को जो है कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। प्रताप सिंह राणा को जो है मीडिया प्रभारी बनाया गया है। विजय चौहान को प्रवक्ता बनाया गया है। पृथ्वीराज नेपटा, लाजवंती ठाकुर, बॉबी भागटा और पंकज ओक्टा को जो है सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। इसके जो अलावा है जो कार्यकारिणी में जो जगह मिली है उसमें बालकृष्ण सोपटा जो है, अरविंद प्रेमटा है, देवेंद्र सोपटा है, महावीर राठौर है, जयदेव मांटा है, हरदेव खिमटा है, सुरेश पाल है, निशा चौहान है, राजेश चौहान है, कृष्ण लाल है, संजय धमरईक है, जीत कुमार है, अरुण धीमान है, वीरेंद्र है, कुलदीप चौहान है, ब्रिजेश शर्मा है, ओमकार तेगटा है, लोकेंद्र ढांटा, इनको जो है आप कार्यकारिणी में जो है स्थान दिया गया है। और इसके अलावा जो है मंडल कार्यकारिणी का जो है विस्तार मतलब पूरी तरह से कर दिया गया है। और जो विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे आपने देखा होगा कि रहते हैं जो मोर्चों और जो प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी भी है उनको भी जो इसमें जो है जगह मिली है। जी, तो अब आने वाला समय ये बताएगा कि 2022 के चुनाव के लिए जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र है, जो नई टीम बनाई है, किस तरह से वहां पर भाजपा को फिर से मजबूती दिलाने के लिए काम करेगी। और देखते हैं आने वाले समय में जो चेतन बरागटा है उनकी तरफ से क्या वहां पर जो काम है वो किया जाता है। तो अगली अपडेट हम आपको कोविड से संबंधित देना चाहेंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको पिछले 24 घंटों का जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो बुलेटिन जारी किया गया है प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो 3 लोगों की कोविड के चलते मौत हुई है और 96 नए जो केसेस है वो सामने आए। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हमीरपुर से एक व्यक्ति 58 साल के, उनकी मृत्यु हुई है। कांगड़ा से 80 वर्षीय और मंडी से जो कांगड़ा से 80 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा मंडी से 68 वर्षीय जो महिला है उनकी मौत हुई है। तो 3 मौत हुई है पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते। माफ कीजिएगा, टोटल जो नए केसेस हैं वो 95 केसेस आए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किन किन जगहों से, किन किन जिलों से जो नए मामले सामने हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। बिलासपुर से एक मामला सामने आया है, चंबा से एक मामला सामने आया है, हमीरपुर से सबसे ज्यादा 37 मामले सामने आए हैं, कांगड़ा से 25, किन्नौर से एक भी मामला सामने नहीं आया है, मंडी से 2 मामले सामने आए हैं और शिमला से 8 केसेस है, सिरमौर से एक भी मामला नहीं, सोलन से 5 और ऊना से 24 जो कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो अब हम आपको शिमला जिला की कोविड अपडेट देना चाहेंगे। शिमला जिला में जैसे हमने आपको बताया कि 8 मामले नए सामने आए हैं। तो कहाँ कहाँ से? मिलिट्री हॉस्पिटल से एक, टूटीकंडी से एक, कमियाना से एक, समर हिल से 2, आईजीएमसी से एक, नेरवा से एक और कोटखाई से एक जो मामला है यहाँ पर सामने आया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे जानकारी, स्कूल्स में भी आज जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव, कितने बच्चे पॉजिटिव सामने आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। 4 बच्चे पॉजिटिव, जो 95 केसेस टोटल आए हैं, उन 4 बच्चों के समेत वो 95 केसेस सामने आए। कहाँ कहाँ पर जो स्कूली छात्र पॉजिटिव आए हैं ये हम आपको डाटा बता रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल का। गवर्नमेंट स्कूल में जो 4 बच्चे आज पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव आए हैं,
3 बच्चे कांगड़ा से पॉजिटिव सामने आए हैं, जो 2 बच्चे 12वीं कक्षा के हैं और एक बच्चा 9वीं कक्षा का है जो पॉजिटिव आया है। इसके अलावा हमीरपुर से एक जो छात्र है वो पॉजिटिव आया है। तो 4 टोटल जो बच्चे पॉजिटिव, और अब जो कुल आंकड़ा हो गया है स्कूलों में बच्चों के पॉजिटिव आने का, 580 कुल जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ये 27 सितंबर के बाद से जो स्कूल खुले हैं उसके बाद जो नए केसेस सामने आ रहे हैं कोविड के, उसका जो डाटा है हम आपको बता रहे हैं। तो 458 जो बच्चे हैं वो रिकवर कर चुके हैं और अभी भी 51 बच्चों का जो इलाज है वो चल रहा है। तो ये प्रदेश से कोविड की संबंधित जो अपडेट है हमने आप तक पहुंचाई, और इसके अलावा जो अहम खबरें हैं वो भी हमने आप तक पहुंचाई है। तो फिलहाल के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहेंगे, कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए आप इसी तरह से बने रहिए शिमला के इसी न्यूज़ के साथ, और हम लोगों को आप दीजिए इजाज़त। जी नमस्कार। नमस्कार।